अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। जी बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पढ़ना है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम टी टेस्ट को जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। हम बेटा टी टेस्ट को जो है वो मीन्स के टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और वो डिपेंड करता है, वो 1 सैम्पल मीन की टेस्टिंग भी हो सकती है और 2 सैम्पल मीन की टेस्टिंग भी हो सकती है। 2 सैम्पल मीन की टेस्टिंग जो है वो फर्दर कैटेगराइज बेटा हम करते हैं कि हमारे पास सैम्पल्स इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और पेयर्ड भी हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट हो तो भी हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, बट उसका प्रोसीजर और है, और अगर आपके पास सैम्पल पेयर्ड हो तो उसमें टी टेस्ट जो है वो अप्लाई करने का प्रोसीजर और है। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट लेते हैं 1 सैम्पल टी टेस्ट से। थोड़ा सा बेटा आप लोगों को पहले मैं ओवरव्यू दे दूं कि जो मीन की टेस्टिंग है वो एक्चुअली होती क्या है। हम क्या कर रहे होते हैं बेटा मीन की टेस्टिंग में, कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड एन इज़ लेस देन 30। आपने जब मैनुअली क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि आप मीन को जी डिस्ट्रीब्यूशन से भी टेस्ट करते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी और टी से भी करते हैं। हमारे पास 3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम जेड टेस्ट लगा रहे होते हैं, और एक केस ऐसा होता है जिसमें हम टी टेस्ट लगा रहे होते हैं, और वो केस कौन सा होता है, स्मॉल सैम्पल्स का, जिसमें हम कहते हैं कि सिग्मा भी आपका अननोन है, ठीक है, सिग्मा अननोन है, और एन जो है वो लेस देन 30 है। तो इस सिचुएशन में फिर हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन या जेड टेस्ट नहीं लगाते हैं, हम किसकी तरफ मूव करते हैं, हम टी टेस्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अच्छा, इसमें हम कर क्या रहे होते हैं, अगर इसके मैं हाइपोथेसिस जो जनरल हाइपोथेसिस टेस्टिंग है आप मैनुअली पहले पढ़ चुके हैं तो आपको कॉन्सेप्ट होगा कि उसके जनरल 6 स्टेप्स होते हैं। ये बिल्कुल जनरल लिखा है, किसी एग्जाम्पल पे नहीं है, जनरल स्टेप्स आपको बता रही हूँ, फिर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। क्या सबसे पहले स्टेप होते हैं कि अगर आप किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर की हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं बेटा, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो। क्या जी, एक एच नॉट होता है जिसको आप नल हाइपोथेसिस कहते हैं, और एक H1 होता है जिसको आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एच नॉट क्या है जी, फॉर एग्जांपल हमने कहा कोई भी म्यू नॉट कोई वैल्यू है तो आप टेस्ट कर रहे हो, और हमेशा याद रखिएगा बेटा, टेस्ट आप हमेशा पॉपुलेशन के पैरामीटर को टेस्ट करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल एस्टीमेट। तो यहाँ पे कभी भी एक्स बार नहीं लिखना हाइपोथेसिस में, एक्स यहाँ पे हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर आता है, दैट इज म्यू, ठीक है जी। तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, और इसके अगेंस्ट हम H1 कहते हैं म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। इसको आप 2 साइडेड अल्टरनेटिव भी कहते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल है मीन्स ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इसमें आपको नहीं पता, इसलिए इसको 2 साइडेड भी हम बोलते हैं। एक और हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम रखें म्यू लेस देन इक्वल म्यू नॉट, और इक्वालिटी के सारे साइंस वो नल हाइपोथेसिस में आते हैं। अब यहाँ लेस देन इक्वल है तो इसके ऑपोजिट अल्टरनेटिव में क्या होना चाहिए, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये 1 साइडेड अल्टरनेटिव है लेकिन पॉजिटिव साइडेड अल्टरनेटिव है। और ये देखें तो म्यू ग्रेटर इक्वल म्यू नॉट अगर H नॉट में है तो उसके अगेंस्ट H1 में क्या होगा, म्यू लेस देन म्यू नॉट। ये भी 1 साइडेड अल्टरनेटिव है ऑन नेगेटिव साइड। सेकेंड स्टेप आपका होता है कि आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में डिसाइड करते हैं। थर्ड आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है डिफाइन करते हैं। फोर्थ वन में बेटा आप क्रिटिकल रीजन बता रहे होते हैं, और फिर आप क्रिटिकल रीजन आपको पता है ऑल्टरनेटिव की बेस पे बेटा आप हमेशा देते हैं। क्रिटिकल रीजन जो है आप हमेशा ऑल्टरनेटिव की बेस पे जो है वो डिफाइन करते हैं। जैसे अगर H1 आपका म्यू1 नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है, मतलब 2 साइडेड है, तो आपका क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, T लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा बाई 2 n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और इसी तरह T ग्रेटर इक्वल देन टी अल्फा बाई 2 n-1, या अल्फा बाई 2 की है क्योंकि 2 साइडेड है। और अगर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, T ग्रेटर इक्वल T अल्फा, अब अल्फा बाई 2 नहीं होगा और n-1 होगा। और अगर H1 म्यू लेस देन म्यू नॉट है तो T लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा n-1। अच्छा, याद रखिएगा ये अभी जनरल प्रोसीजर डिस्कस कर रही हूँ, कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक क्वेश्चन में ये तीनों सिचुएशंस को आपको डील करना पड़े। आपको हर क्वेश्चन में किसी एक सिचुएशन, हो सकता है ये 2 साइडेड हो सकता है ये पॉजिटिव टेल्ड हो सकता है नेगेटिव टेल्ड हो, बट ये जनरल स्टेप्स में सारे सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस कर ली हुई हैं। उसके बाद आपने जो डाटा को देखते हुए अपनी टी वैल्यू को कंप्यूट करना होता है, और एट दी एंड आपको डिसीजन लेना होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल वैल्यू। अच्छा, ये चीज़ें जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही थी, अब आपको इनको ना कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत है ना कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम इसको करने जा रहे हैं बेटा SPSS के थ्रू। तो SPSS में बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें एंटर होंगी, बट ओवरव्यू देने के लिए मैंने स्टार्ट ऐसे लिया कि जनरल ये स्टेप्स होते हैं अगर आप सिंगल मीन की टेस्टिंग जो है वो करने जा रहे हैं, 1 सैम्पल जो है। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं।
मैंने ये एग्जांपल इसलिए चूज़ किया कि मैनुअली भी आप सॉल्व देखेंगे इसके आंसर्स क्या हैं, और जब इसको SPSS में रेप्लिकेट करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा रिलेट करने में आपको आसानी होगी। ओके जी, हम एग्जांपल हमारे पास है 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन एंड द हाइट्स आर फाउंड टू बी इन इंचेस। कुछ 10 जो है वो इंडिविजुअल की हाइट्स हमें देनी है, और इन द लाइट ऑफ दीज डाटा डिस्कस द सजेशन दैट मीन हाइट इन द पॉपुलेशन इज़ 66 इंचेस। लास्ट लेक्चर में जब मैंने एजम्पशंस आपको करवाई थी तो एक दो स्टूडेंट्स ने इंक्वायर किया था कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा ये मीन की टेस्टिंग है या हम करने जा रहे हैं। तो एट दैट टाइम मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम मीन की टेस्टिंग पढ़ेंगे तो तब हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ज़रा लास्ट लाइन पे हम गौर करते हैं। इन द लाइट ऑफ दीज डाटा, जो डाटा हमें दिया हुआ है, डिस्कस द सजेशन दैट मीन हाइट इन द पॉपुलेशन इज 66 इंचेस। हाइपोथेसिस कहते हैं किसी एजम्पशन को, एक हाइपोथेसिस बना लिया आपने, मफरूज़ा बना लिया, तो वो कह रहे हैं कि एक सजेशन है कि इन हाइट्स को देखते हुए कि गेस है कि आप टेस्ट करें कि क्या पॉपुलेशन की जो मीन है वो 66 इंचेस है, कि पॉपुलेशन मीन 66 इंचेस है। किस बेस पे टेस्ट करें, ये जो सैम्पल वैल्यूज़ दी हैं इस बेस पे। तो हम इसको देखते हुए हाइपोथेसिस कैसे सेट करेंगे, हमने लिखा H0, जिसे आप नल हाइपोथेसिस कहते हैं, म्यू इक्वल्स टू 66 आपने रख दिया, क्योंकि इसमें ग्रेटर लेस कहीं कोई जिक्र नहीं था। जब कुछ ना बताया तो डायरेक्टली हम टू टेल्ड जो है वो टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। म्यू इक्वल्स टू 66 एंड H1 में हमने क्या रख दिया, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 66, और टू साइडेड टेस्ट जो है वो हमने बना लिया। सेकंड, आपको पता है जब अल्फ़ा ना डिफाइन हो तो आप खुद से ही 0.05 ले लेते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक डिफाइन किया, इसने टेबल से वैल्यू देखी। फिर बार बार बता रही हूँ कि इस पर मैं फोकस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमने ये SPSS पे करना है, मैं आपको जस्ट अभी मैनुअली शो कर रही हूँ। तो आपने जब क्रिटिकल रीजन टेबल में वैल्यू देखी तो आपके पास क्रिटिकल रीजन क्या बना कि -2.262 से लेकर +2.62 तक ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है, और ये जो आपकी टेल्ड हैं ये सारी आपकी रिजेक्शन रीजन है। टेल्स पे आपका रिजेक्शन रीजन आ रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा, कंप्यूटेशन करने के बाद मैं फिर इस कंप्यूटेशन में हम नहीं जा रहे, जो फार्मूला अप्लाई हुए हैं वो हमारा SPSS काम कर देगा। जस्ट हम रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास 1.89 आया है, और अगर आप 1.89 को देखें तो ये देखें ये एक्सेप्टेंस रीजन में कहीं फॉल कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप डज नॉट फॉल, इसे लिखते हैं डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, कि ये क्रिटिकल रीजन में या रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं हुआ। देयरफॉर वी डू नॉट रिजेक्ट H0, हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर रहे, और H0 को अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे तो इट मीन्स दैट वी आर कंक्लूडिंग दैट पॉपुलेशन मीन है 66 इंचेस, क्योंकि H0 आपने क्या बनाया था कि म्यू इक्वल्स टू 66 इंचेस है। ये क्वेश्चन बेटा आपने मैनुअली देखे, आए इसको अब हम SPSS में देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों के लिए ये डाटा जो है वो ऑलरेडी एंटर किया। ये जो 10 आपको हाइट्स दी हुई थी, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, हाइट के वेरिएबल को डिफाइन किया है, यहाँ पे विड्थ डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया है, यहाँ पे इसके मेजरमेंट स्केल इसका मैंने मेंशन किया है, और डाटा व्यू में आके मैंने ये जो 10 वैल्यूज़ आपको दी हुई थी ये मैंने एंटर कर। अच्छा, आप लोगों को याद होगा बेटा मैंने आप लोगों को कुछ एजम्पशंस भी बताई थी। हमेशा टी टेस्ट अप्लाई करने से पहले कुछ एजम्पशंस होती हैं। एक एजम्पशन तो जी के जो आपका डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो। अगर अभी मैं 1 सैम्पल की बात कर रही हूँ, 2 सैम्पल में आए तो फिर हम तो ये देखते हैं कि क्या उन दोनों जो सैम्पल्स हैं उनके वेरिएंसेस होमोजीनियस हैं या नहीं हैं, वो नॉर्मल है कि नहीं, इसमें आउटलायर कोई नहीं होना चाहिए। और अगर 2 सैम्पल्स में बात करें तो हम इंडिपेंडेंट सैम्पल्स की भी बात करते हैं। 2 सैम्पल्स में मैं आके फिर असम्पशंस को डिस्कस करूँगी। अगर 1 सैम्पल में है तो आपको चेक करना है कि क्या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डाटा या नहीं। तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि आपको कैसे बताया था, अगर एजम्पशन चेक करनी है तो आपने क्या करना है, एनालाइज में जाना है, और आपने एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव से आप एक्सप्लोर में आएंगे। ठीक है, एक्सप्लोर से आपने हाइट को डिपेंडेंट वेरिएबल में डाल दिया, एक ही वेरिएबल है आपके पास, और यहाँ पे आप प्लॉट्स में, आपको याद होगा मैंने करवाया था, हमें ये कुछ भी बॉक्स प्लॉट वगैरह मैं कुछ नहीं बनाना चाह रही। अब ये इसमें से एक को चेक करना पड़ेगा तो हम हिस्टोग्राम कर देते हैं, स्टेम एंड लीफ को ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे मैं चेक बॉक्स कर देती हूँ कि नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट। अच्छा, ये देख रहे होंगे कि ये अभी डिसेबल है, ये इनेबल नहीं है, ये ब्लर है, इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ एक डाटा एंटर किया है। ऑब्वियसली जो आपका वेरिएंसेस होता है वो कंपैरिजन होते हैं दो अगर आपने सैम्पल्स किए हों, ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हों तो हम उनका वेरिएंस कंपेयर करेंगे ना, इसलिए यहाँ पे लेविन्स टेस्ट का ऑप्शन जो है वो अभी डिसेबल है, और हम अभी चेक भी नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ नॉर्मेलिटी को चेक करना है। तो मैंने क्या, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, और ये कुछ ऑप्शन मुझे चेक बॉक्स करना था, इसे मैंने नन कर दिया। इसे कंटिन्यू करें और इसको ओके कर दें।
ये अभी हम टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि अभी हम क्या कर रहे हैं, एजम्पशन। हम डायरेक्ट हमारा काम जो है वो इस कॉलम के साथ है, जो टेस्ट टेबल के साथ है, जो टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी बता रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डाटा ये देखें छोटा है, तो हिस्टोग्राम हमें कोई क्लियर पिक्चर नहीं दे रही, ये यहाँ से फिर कुछ पता चल रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं या कुछ लोग वो ग्राफ से इतना अच्छा जज नहीं कर सकते। आप कुछ स्टूडेंट्स कहें हमें लग रहा है ये नॉर्मल है कि लाइन के करीब है, कुछ कहेंगे कि नहीं लग रहा। तो बेटर इज़ कि अगर आपको ना पता चले तो आप कहाँ से चेक करें, आप टेबल से चेक करें। आप टेबल वैल्यू शपीरो विल्क टेस्ट की टेबल वैल्यू जो है वो 0.883 है, और एक्चुअली आपको ये पी वैल्यू को देखना होता है। एक रूल ऑफ थंब याद रख लें कि क्योंकि हम 0.05 पर डिस्कस कर रहे हैं, जितना आपने अल्फ़ा सेट किया हुआ है, अगर तो पी ग्रेटर देन अल्फ़ा हो तो आप हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने एच नॉट को। अब ये वो ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसने एच नॉट में क्या रखा है और एच वन में क्या रखा है। अगर उसे यही नहीं पता, ये कह देते हैं जी हम एच नॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसे यही नहीं पता कि एच नॉट में रखा क्या है, तो आप इंटरप्रिटेशन जो है वो सही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैं आपको रूल ऑफ थंब बता रही थी कि अगर तो आपकी ये जिसको SIG सिग लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली पी वैल्यू है। अगर तो पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा हो तो आप एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर पी वैल्यू लेस देन इक्वल अल्फ़ा हो तो आप एच नॉट रिजेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में अल्फ़ा जो था वो 0.05 हमने लिया हुआ था, ठीक है जी। जब 0.05 है हमारे पास, इसके आउटपुट में हम जाते हैं, 0.05 है, तो ये देखें ये 0.05 से बड़ा है, ये 0.14 है, वो हम 0.05 की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको रूल ऑफ थंब बताया था कि अगर p ग्रेटर देन 0.05 है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पे 0.05 है, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट 0.05। अगर p ग्रेटर देन 0.05 है तो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट आर एच नॉट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एच नॉट में हमने क्या रखा हुआ था। एच नॉट में था कि डिस्ट्रीब्यूशन द डाटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके अगेंस्ट H1 में था डाटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे हमारी H नॉट एक्सेप्ट हो रही है, मींस नॉर्मेलिटी की अजम्पशंस हम फुलफिल कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये जस्ट अभी हमने अजम्पशन चेक किया, और ये अजम्पशंस आपको कोई भी टेस्ट, अगर आप मैं बार बार जैसे कहती हूँ कि अगर आप SPSS में अप्लाई कर दोगे तो SPSS आपको आवाज़ें नहीं देगा कि आपने ये गलत कर दी है, वो तो टी टेस्ट अप्लाई करके देगा। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अजम्पशन इसकी रिक्वायरमेंट है, और आपने उसको चेक करना है। अच्छा जी, आपने इसको चेक कर लिया, और उसके बाद अब हम इसके ऊपर टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और टी टेस्ट अप्लाई करने का तरीका क्या है, आप जाएंगे एनालाइज में, उसके बाद कंपेयर मीन्स, उसके बाद वन सैम्पल टी टेस्ट। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एनालाइज, देन कंपेयर मीन्स, एंड देन यू विल सेलेक्ट वन सैम्पल टी टेस्ट, क्योंकि अभी हम सिर्फ वन सैम्पल टी टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी इसको ऑलरेडी कर चुकी थी तो यहाँ पे ये सेट है, मैं अभी आप लोगों के सामने इसको दोबारा करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया, हाइट का वेरिएबल एक ही है, उसको टेस्ट वेरिएबल में डाल दें। यहाँ पे 0 लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था, इसलिए वहाँ पे 66 लिखा आ रहा था। ये एक्चुअली टेस्ट वैल्यू में आपने क्या लिखना होता है, जो आप हाइपोथेसिस में वैल्यू रखते हो। फॉर एग्जांपल आपकी हाइपोथेसिस में वैल्यू क्या थी, म्यू इक्वल्स टू 66, तो यहाँ पे आपने क्या रख देना है बेटा, आपने यहाँ पे 66 रख देना है। ठीक है जी। और ऑप्शंस में मेरे ख्याल में ऐसा वो मांगेगा कि आपने 95% देना है, 99% देना है, जितना भी देना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसको कंटिन्यू करके आप ओके कर दें। और अब हम ये कुछ उसके मीन और एन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह उसने स्टैंडर्ड एरर निकाल दिया है। और ये एक्चुअली हमारे कंसर्न का टेबल है ये वाला, जिसमें उसने हाइट और टी की वैल्यू आई है 1.89, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये चीज़ें कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ज़रा इसको अगर आप गौर करें तो मैंने मैनुअल ये क्वेश्चन पिक इसलिए किया, हम देखते हैं क्या हमारे मैनुअल क्वेश्चन जो हमने किया था उसका आंसर क्या आया था टी का। तो अगर हम देखें तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या थी 1.89, और हम यहाँ पे एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे थे। अब अपने इसमें देख लेते हैं क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे भी टी की वैल्यू 1.89 आई है, और ये जो टू टेल सिग्निफिकेंस, ये पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू है 0.091 विच इज़ अगेन ग्रेटर दैन 0.05, मीन्स अल्फा से ये ग्रेटर है, तो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट आर एच नॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि बाकी जो पॉपुलेशन मीन है वो 66 के इक्वल हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पिक करने का वजह ये थी कि आप इधर भी आप देखेंगे कि ये यही आंसर्स आ रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, और SPSS में हमें सेम वही आंसर्स दिए हैं। अब आपको मेरे ख्याल में बेटा क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आपको एजम्पशंस चेक करनी है, और फिर आपने सिंपली इसको जाके एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव में कंपेयर मीन्स में जाके वन सैम्पल टी टेस्ट को सेलेक्ट करना है, और आप जो है वो ये टेस्ट अप्लाई कर देंगे SPSS में।
अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे थे टू सैम्पल्स टी टेस्ट के। एक मतलब ज़रूरी तो नहीं है हमारे पास हर वक्त एक ही सैम्पल हो, एक से ज़्यादा भी सैम्पल्स होते हैं और एक से ज़्यादा सैम्पल्स को अभी हम जस्ट टू सैम्पल्स की बात कर रहे हैं। जब हम टू से भी ज़्यादा सैम्पल्स पे जाते हैं कि दो से ज़्यादा सैम्पल्स भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी, उनकी मीन्स जब हमने टेस्ट करने होते हैं बेटा तो वो फिर हम इनोवा के थ्रू करते हैं। बट अभी जो आज का हमारा टॉपिक है जस्ट हम वन सैम्पल और टू सैम्पल की डिस्कशन कर रहे हैं। अब टू सैम्पल में बेटा मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि इंडिपेंडेंट सैम्पल हो, एक है पेयर्ड सैम्पल हो। अगर पहले हम इंडिपेंडेंट सैम्पल्स की बात कर लें तो ये एग्जांपल उस दिन आपको याद होगी कि मैंने डिस्कस की थी जब आपको मैं एजम्पशंस करवा रही थी। इंडिपेंडेंट सैम्पल्स का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये कॉलेजेस हैं, ये पब्लिक, ये प्राइवेट है। अब प्राइवेट का बंदा ये नहीं कि प्राइवेट वो पब्लिक में भी फॉल कर रहा है और प्राइवेट में भी फॉल कर रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे कह देती हूँ, मैन या वुमेन है, ठीक है। अब ये नहीं कि एक बंदा मैन भी में कैटेगरी में भी फॉल कर रहा है और वुमेन में भी कर रहा है। या फिर मैं एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड कह देती हूँ, ये नहीं कि वो एक टाइम पे एम्प्लॉयड भी है, कहीं पे काम भी कर रहा है और नॉट एम्प्लॉयड भी है, ठीक है। या एक बंदा एक टाइम पे स्मोकर भी है और नॉन स्मोकर भी है। तो ये सारी चीज़ें इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होने चाहिए कि एक वक्त में वो जो वैल्यू है वो एक ग्रुप में फॉल करनी चाहिए, दोनों ग्रुप्स में फॉल ना करें। अच्छा, हमारे पास कॉलेज का कुछ डाटा था कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हमें दिए हुए थे कॉलेजेस और उनकी सैलरीज बताई हुई थी। इसमें कुछ था कि पहले चेक करें कि डाटा नॉर्मल है या नहीं, उसकी होमोजेनिटी चेक करें और असल में एजम्पशन हम क्या चेक करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, जब दो सैम्पल्स दिए हुए हैं तो हम अगर एजम्पशन हमारा क्वेश्चन ये है कि आप कंपेयर करें कि क्या दोनों सेक्टर्स की, चेक द हाइपोथेसिस दैट सैलरीज ऑफ बोथ ग्रुप्स आर सेम और नॉट, कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं पब्लिक और प्राइवेट कॉलेज ग्रुप्स हैं, क्या इनकी सैलरी सेम है या नहीं। सेम है या नहीं कैसे हम चेक करेंगे? अगर हमें पता चल जाए कि दोनों के मीन्स ऑन एवरेज दोनों की सैलरीज बराबर हैं या नहीं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के मीन्स को टेस्ट कर लेते हैं। हम हाइपोथेसिस मीन्स ये कैसे बनेंगी, इट्स नॉट इक्वल्स टू μ1 इक्वल्स टू μ2 और उसके अगेंस्ट हम रखेंगे μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। या आप ये कह सकते हैं कि μ1 और μ2 के अंदर डिफरेंस ज़ीरो है या डिफरेंस ज़ीरो नहीं है। तो हम ये हाइपोथेसिस चेक करने जा रहे हैं कि क्या इन दोनों की सैलरीज इक्वल हैं या नहीं है, और ये हम टू सैम्पल के थ्रू जो है वो कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको ये एग्जांपल ऑलरेडी मैंने डाटा एंटर किया हुआ है, इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाके ओपन में, और मैंने डाटा फाइल ओपन करनी है और ये जो है सैलरीज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस, ये मेरे पास सेव है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये फाइल मेरे पास ओपन होगी। ये लास्ट टाइम मैंने आपके सामने बनाई थी, इसलिए आपको आइडिया होगा ये कैसे बनाना है। आपने फिर बता रही हूँ कि ये नहीं करना कि यहाँ पब्लिक प्राइवेट अलग अलग सैलरीज लिख देनी है, सैलरीज को एक कॉलम में कर देना है और कॉलेजेस में या जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, ग्रुप कह दें, कॉलेजेस कह दें, इसमें आपने पब्लिक और प्राइवेट करना है। और आपको याद होगा कि ये हमने पब्लिक को 1 और प्राइवेट को जो है वो 2 कह दिया। कि आपकी मर्ज़ी, आप लेबल जो है वो यहाँ जाके आप इसको लेबल कर सकते हैं कि आप हमने पब्लिक को 1 और प्राइवेट को 2 कह दिया है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर वही बात, क्योंकि इस पे तो वैसे हम उस दिन एजम्पशंस चेक कर भी चुके हैं, लेकिन आपको दोबारा से बताने के लिए मैं क्या करती हूँ कि हम एजम्पशंस चेक कर लेते हैं। एजम्पशंस, हाँ, इसमें अब एजम्पशन क्या है जी, नंबर 1 आपकी, अच्छा सॉरी, एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये बुक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आपको लिंक इसके साथ, इसके पेज 113 से लेकर 125 तक बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इसने वन सैम्पल टी टेस्ट को तो नहीं किया, बट इंडिपेंडेंट सैम्पल और पेयर्ड सैम्पल को डिस्कस किया। इसमें इसकी सारी एजम्पशंस और सब कुछ बहुत सिंपल वर्डिंग में, वेरिएबल्स किस तरह के होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, वेरिएबल का स्केल क्या होना चाहिए, दोनों मस्ट है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगोरिकल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट अब हम इसमें किसे कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट बेटा आप इसको कह रहे हो, ये जो कॉलेजेस का ग्रुप आपने बनाया ये इंडिपेंडेंट है, तो ये देखिए ये कैटेगोरिकल है, इसमें जस्ट आपने कैटेगरीज डिफाइन की हैं। और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ना कि कॉलेज प्राइवेट है तो सैलरी और होगी, पब्लिक है तो और होगी, तो इस पर डिपेंडेंट है, तो सैलरीज आपकी क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल या बाइनरी होता है और डिपेंडेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है, ये रेशो या इंटरवल स्केल पे। फिर उसके साथ वो कह रहा है कुछ एजम्पशंस हैं, ये बड़ी इसने अच्छी सिंपल वर्ड्स में डिस्कस की हैं, वही जो कि आपका वेरिएबल कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, या भी आपको बता दिया है, कॉन्टीन्यूस, रेशो या इंटरवल स्केल पर आना चाहिए, और आपके दोनों ग्रुप्स रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि रिलेट वही मतलब कि ये नहीं कि एक ग्रुप में एक वक्त में दोनों ग्रुप्स, जैसे ये मैंने मैन वर्सेस वुमेन, एम्प्लॉयड वर्सेस अनएम्प्लॉयड, लो इनकम वर्सेस हाई इनकम, एक वक्त में ये नहीं हो सकता कि दोनों ग्रुप में फॉल करें, आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। और नंबर 4th एजम्पशन हमारे पास बेटा क्या है, नॉर्मेलिटी की एजम्पशन है। तो ये बुक को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, बड़ी ईजी वर्डिंग में इसमें एजम्पशन लिखी हुई है। अच्छा जी, हम वापस अपने डाटा पे आते हैं। तो उस दिन हमने एजम्पशंस चेक की थी, लेकिन आप लोगों के लिए फिर दोबारा से एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव,
और फिर आप किस में आएंगे, एक्सप्लोर में। और एक्सप्लोर में आप जाके क्या करेंगे कि आपने सैलरीज देखें, आपका सैलरी जो है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे कर दिया। और आपके जो फैक्टर्स हैं, ये कॉलेजेस जो हैं वो फैक्टर लिस्ट, इसकी बेस पे आपने फैक्टर या ग्रुप कह दें, इसकी बेस में आपने उसकी ग्रुपिंग की है। अब आप प्लॉट्स में जाके आप देख लें कि आप ये देखें, अब ये ऑप्शन इनेबल हो गया है क्योंकि 2 ग्रुप्स की बात हुई है, तो 2 ग्रुप्स को अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेविन्स टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और अनट्रांसफॉर्म, हम बगैर ट्रांसफॉर्म किए डाटा पे, और साथ में नॉर्मेलिटी। वैसे आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट टी टेस्ट जब अप्लाई करते हैं तो लेविन्स टेस्ट वो उसमें अप्लाई करके दे देता है, मैं उधर भी डिस्कस करूँगी। तो दोनों एजम्पशंस के उनके जो हाइपोथेसिस वेरिएंस है वो सेम है। और नॉर्मेलिटी वाली इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको मैंने कंटिन्यू किया और मेरे पास जो है वो जी एक मिनट, ये वाला हाइपोथेसिस जो हम इसको हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसको ओके करते हैं और ये मेरे पास ऑलरेडी कौन सा डाटा खुला है, इसको भी क्लोज करती हूँ। और अब इसको हम ओके करते हैं। ये देखें आपके पास ये जो है पब्लिक प्राइवेट की जो कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें आ गई हैं। एक्चुअली हमारा कंसर्न इन 2 टेबल्स के साथ है। नीचे आपके पास बेटा ग्राफ्स भी होंगे, आप चाहें तो ग्राफ्स की भी हेल्प ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप टेबल्स से देखें, तो वो जो है वो ज़्यादा सब्जेक्टिव अप्रोच है। अच्छा जी, ये देखें कि नॉर्मेलिटी, ये देखें दोनों 0.309 0.413 दोनों ग्रुप्स जो हैं, दोनों का डाटा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0.05 आया, इसलिए आपने एक्सेप्ट किया है कि दैट डाटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एच नॉट को एक्सेप्ट किया। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, ये टेस्ट करते वक्त आपको खुद से एच नॉट नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो पता होनी चाहिए। अच्छा, सेकेंडली होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस आप चेक कर रहे थे और आपने ये बेस्ड ऑन मीन किए, ये मैंने सॉरी उधर वो उसको चेक नहीं किया, अदरवाइज हम इसको अनचेक सारे कर देते। तो आप इस बेस पे देखें तो ये भी 0.552 विच इज़ ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन 0.05। इट मीन्स कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की एजम्पशन भी आपकी फुलफिल जो है वो हो रही है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वेरिएंसेस आर इक्वल। ठीक हो गया, आपकी दोनों एजम्पशंस जो है वो हमने चेक कर ली हैं। बाकी आउटलायर्स आप देख लें, आउटलायर्स भी नहीं हैं और डाटा जो है वो रिलेटेड भी नहीं है। ठीक है, अब अगर इस पर मुझे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस लगानी है कि क्या दोनों के मीन्स इक्वल हैं या नहीं, तो मैं क्या करूँगी बेटा, एनालाइज, कंपेयर मीन्स। और अब आप 1 सैम्पल टी टेस्ट में नहीं बल्कि किस में जाएंगे, इंडिपेंडेंट सैम्पल्स टी टेस्ट में। ठीक है, इसमें आए, इसमें इसने पूछा कि आपका टेस्टिंग वेरिएबल कौन सा है, टेस्ट जिसकी आपने टेस्टिंग जिस पे हाइपोथेसिस करनी है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल सैलरीज है, और ग्रुप आपने किस बेस पे की है। ठीक है, कॉलेजेस की बेस पे हमने उसको ग्रुप किया है तो इसको ग्रुप में डाल दें। जैसे यहाँ ग्रुप करेंगे 2 क्वेश्चन मार्क नजर आएंगे क्योंकि वो कहेगा ग्रुप को डिफाइन करें। डिफाइन ग्रुप का क्या मतलब है, ग्रुप 1 को मतलब पब्लिक को आपने पहले वाले को 1 कहा हुआ है और दूसरे वाले को 2 कहा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू कर लें। सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिखना था जी, एक को 1 का एक को 2 कहा हुआ है हमने, इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ऑप्शंस में देख लें अगर आपने कुछ यहाँ पे चेंज करना है, अदरवाइज नहीं करना है, इसको कंटिन्यू करें और हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है जी, ओके कर दिया। तो अब हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट्स आ गए। मैंने अभी जो आपको लेविन्स टेस्ट वाली बात की थी, अगर आप वहाँ पे अप्लाई नहीं भी करते, ये जो आपने अलग से ऊपर फाइंड की थी, यहाँ पे अगर आप ये टेस्ट अप्लाई नहीं भी करवाते, ये जो हमने एक अलग कॉलम बनाया था ये टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी का, तो जैसे ही आप टी टेस्ट अप्लाई करते हो एसपीएसएस में बाय डिफ़ॉल्ट ये लेविन्स टेस्ट को खुद ही अप्लाई करता है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि फिर ये इसने 2 टी स्टेटिस्टिक निकाले हैं, एक में एज्यूम किया हुआ है कि वेरिएंसेस इक्वल हैं, एक में एज्यूम किया हुआ है कि वेरिएंसेस इक्वल नहीं है। तो आप लोगों को अब कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना है, ये वैल्यू देखनी है। अगर तो ये ग्रेटर देन अल्फा है, जो भी आपने अल्फा सेट किया हुआ है, तो फिर आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो इक्वल वेरिएंसेस की, तो फिर आप सारे रिजल्ट्स इसी लाइन के चेक करेंगे। ठीक है, अबव लाइन के। और अगर ये जो है वो क्या है, ये लेस देन है अल्फा से, तो फिर इसका मतलब है आप इक्वल वेरिएंसेस की हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और आप सारे रिजल्ट्स ये सेकेंड लाइन वाली लेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि हमारी एजम्पशन फुलफिल हो रही है तो हमने टी की वैल्यू हमारे पास आई है जी -4.667, और सिग्निफिकेंस के वो कह रहा है कि इन दोनों सैलरीज ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मींस
हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है हमारी कि दोनों, हम कह रहे थे कि क्या दोनों की सैलरीज, हमने एच नॉट में क्या रखा था कि दोनों ग्रुप्स की सैलरीज इक्वल हैं, और अगेंस्ट एच वन में रखा था दोनों ग्रुप्स की सैलरीज इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे 0.00 जो 0.05 से बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो हाइपोथेसिस को, और हम कह रहे हैं कि हमारी दोनों ग्रुप्स की सैलरीज जो हैं वो इक्वल नहीं है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एंड सो वी कंक्लूडेड दैट सैलरीज ऑफ बोथ ग्रुप्स आर नॉट सेम। अच्छा बेटा, ये मैंने सोल्यूशन मैनुअल आज के जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। इसमें और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं और इसके साथ सारे सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये वाले डाटा को एंटर करके उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल है, मेरे ख्याल में 1-2 एग्जांपल आपको और मिल जाएंगी, तो आप इसको भी अप्लाई जो है वो बेटा कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें कुछ आगे जाके एफ टेस्ट भी हो जाएंगे, अभी जो आपसे रिलेटेड है आप वो जो है उससे हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक के एंड की तरफ आ रहे हैं। हम वन सैम्पल टी टेस्ट भी देख लिया, इंडिपेंडेंट सैम्पल भी देख लिया। व्हाट अबाउट पेयर्ड सैम्पल्स? समटाइम हम पेयर्ड सैम्पलिंग की तरफ भी जा रहे होते हैं। पेयर्ड सैम्पल किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप जिसमें आपका जो डाटा होता है वो इंडिपेंडेंट, सैम्पल इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट का मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि मैंने आपको एसपीएसएस पढ़ाने से पहले आपका एक टेस्ट लिया, ठीक है, और उसके बाद एसपीएसएस पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया। तो जो पहले टेस्ट लिया वो भी आप ही, फॉर एग्जांपल आप 50 स्टूडेंट के स्कोर्स हैं, और मैंने एसपीएसएस पढ़ाने के बाद जब दोबारा टेस्ट लिया तो आप ही 50 स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं। मींस उसमें सैम्पल चेंज नहीं हुआ। आप पहले भी आप ही 50 स्टूडेंट्स थे, बाद में भी वही आप ही 50 स्टूडेंट्स हैं। बस मैंने क्या किया, बिफोर एंड आफ्टर, जब एक ही डाटा पे आप इस तरह की कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं बिफोर एंड आफ्टर की, तो उसको आप, वो 2 सैम्पल्स तो होते हैं लेकिन हम उसको पेयर्ड कंसिडर करते हैं। पेयर्ड क्यों? क्योंकि जिस पर अप्लाई हो रहा है वो एक ही सैम्पल है, मतलब आप जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही हैं, पहले भी और बाद में भी। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। जी, एग्जांपल मेरे पास क्या है कि 10 यंग रिक्रूट्स वर पुट थ्रू अ स्ट्रेनस फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय द आर्मी। आर्मी के कुछ यंग रिक्रूट्स थे, उन्होंने उनको कोई फिजिकल ट्रेनिंग दी है। देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग, और उनके जो वेट्स हैं वो बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्ड किए गए हैं। और आप वो कह रहा है कि यूज अल्फा इक्वल्स टू 0.05। वुड यू से दैट प्रोग्राम इफेक्ट्स द एवरेज वेट ऑफ रिक्रूट्स? कि जो प्रोग्राम उन्होंने अप्लाई किया है क्या उन्होंने एवरेज वेट को इफेक्ट किया है या नहीं किया है? तो हम म्यू डी रख देते हैं। मीन्स ये पेयर्ड है, तो पेयर्ड से शो करने के लिए म्यू डी इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि आप म्यू 1 माइनस म्यू 2, क्या उनका डिफरेंस हम कह देते हैं, या तो ये हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस 0, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंस को 0 कह देते हैं, और या ये हो सकता है डिफरेंस 0 नहीं है। इसको देखते हुए हमने अपनी एक हाइपोथेसिस बना ली है। फिर आपको बता रही हूँ, आपको ये कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैनुअल में बनानी पड़ेगी। एसपीएसएस में खुद ब खुद सारी हाइपोथेसिस वगैरह बनेंगी। तो ये इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये इसकी सारी कैलकुलेशंस हैं, और ये इसका आंसर है t इक्वल्स टू 2.09 और t.209 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट एंड मे कंक्लूड दैट द डाटा डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट दैट द प्रोग्राम इफेक्ट्स एवरेज वेट। कि आपने जो है वो एक्सेप्ट की है एच नॉट। एच नॉट को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है कि आप कह रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस था मीन्स का वो 0 आया है। मीन्स के पहले वो अप्लाई करने के बाद फिजिकल ट्रेनिंग और बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये आपका टी स्टैटिस्टिक के रिजल्ट्स बता रहे हैं। अब हम इस चीज़ को एसपीएसएस में भी चेक कर लेते हैं बेटा। अच्छा जी, इस फाइल को मैं न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये डाटा भी बेटा ऑलरेडी जो है वो सेव कर लिया था, एंटर कर लिया था, ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। इसको हमने ओपन किया। अच्छा, सिंपल सा है। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि बिफोर और आफ्टर वेट्स थे, तो मैंने क्या किया, एक बिफोर वेट और एक आफ्टर वेट का जो है वो वेरिएबल्स बना लिए हैं। जी, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर वेट्स के वेरिएबल बना लिए हैं। इसका सिर्फ मैंने मेजरमेंट स्केल सेट किया है, डाटा व्यू में जाके डाटा एंटर किया है। फिर से दोबारा आपको क्या करना है, आपको जो है वो चेक करनी है उसकी एजम्पशन। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एनालाइज में जाके आप क्या करेंगे जी, उसमें जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, फिर आप एक्सप्लोर में जाएंगे और आप जो है वो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों को इसमें डाल के आप चेक कर सकते हैं। प्लॉट्स में जाके आप कह देते हैं ये नॉर्मेलिटी जो है वो आपकी इसको चेक करने के लिए, और आप इसको कंटिन्यू कर देते हैं तो आप इसकी नॉर्मेलिटी को जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास हम टेबल कहाँ पे है जी, ये देखें। अगर आप तो 0.487.190 ये क्वाइट ग्रेटर देन 0.05 तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दोनों जो डाटाज हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अब हम बआसानी इसके ऊपर जो है वो क्या लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर अब टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट लगा सकते हैं। फिर वही चीज़ एनालाइज,
कंपेयर मीन्स। और अब आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पेयर्ड सैंपल का। पेयर्ड सैंपल में आप आएंगे तो आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप बिफोर वेट के ऊपर क्लिक किया और इस एरो पे प्रेस करेंगे, ये वेरिएबल 1 में चला जाएगा। और फिर आपने आफ्टर वेट पे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक किया तो ये वेरिएबल 2 में चला जाएगा। बाकी आपको कोई ऑप्शंस हम 95% ही रखना चाहते हैं और ऐसा हम चेंजेस करनी ही नहीं है। इसको आप ओके करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये इसके हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए हैं। और रिज़ल्ट्स हमारे पास क्या आए हैं, अगर हम अपनी वैल्यू देखें जी 2.09 और हमारे पास वैल्यू क्या थी जी, इसके हमारे पास वैल्यू जो थी टी की वो 2.09। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है इन्होंने डिफरेंस जो है वो बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस की हो, इसने SPSS में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो दूसरी सेटिंग हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, नेगेटिव पॉजिटिव अगर रखेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है क्रिटिकल रीजन को भी एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखें आपकी वैल्यू भी यही आई है और आप जो है 0.065 मीन्स ये ग्रेटर है 0.05 से। ग्रेटर होने का क्या मतलब कि आप H नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और H नॉट को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 0 है। 0 डिफरेंस होने का क्या मतलब है कि इस ट्रेनिंग का कोई असर नहीं हुआ बिफोर और आफ्टर उनके वेट्स पर। नो डाउट अगर आप न्यूमेरिकली देखें कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं तो मीन्स ये डिफरेंस इतना कोई ख़ास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है कि अगर 4 kg 5 kg का फ़र्क आया तो ये इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इसलिए टी स्टैटिस्टिक ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। आई होप सो बच्चे कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने बड़ी डेप्थ में देखा कि टी टेस्ट यूज़ क्यों होता है और 1 सैम्पल टी टेस्ट 2 सैम्पल टी टेस्ट दोनों केसेस इंडिपेंडेंट और पेयर्ड को हम SPSS में जो है वो कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और हाइपोथेसिस के साथ, जैसे अभी आपको इनोवा का जिक्र हो रहा था, जो कोई और हाइपोथेसिस को हम अप्लाई करना सीखेंगे कि हम SPSS में कैसे ये डिफरेंट हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे।